अच्छा जी मेरे भाई, हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा था बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट। याद है जी आपको? वो कहता है जी जितनी इनकम है उतनी ही आपने खर्चे माइनस करने हैं, ऐसी है मेरे भाई। अच्छा अब दोबारा मैचिंग कॉन्सेप्ट आ गया। मैचिंग कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो जान ही नहीं छोड़ेगा बच्चों। बहुत तवज्जो से बात सुननी है भाई। एक ऐसा खर्चा, तवज्जो से बात सुननी है आपने, तवज्जो चाहिए आपकी। कहता एक ऐसा खर्चा, क्या बच्चों? एक ऐसा खर्चा भाई जिसका बेनिफिट 3 साल तक फैला हुआ है। क्या बच्चों? एक ऐसा एक्सपेंस आपने कर लिया जिसका बेनिफिट सेवरल ईयर्स पर फैला। मिसाल के तौर पे 3 साल या 5 साल, चलो 5 कर लो मेरे भाई। आप शुरू में इससे क्या करोगे? बोलो शाबाश। किस हेड में क्लासिफाई करोगे? नॉन। आप इसे एसेट कहोगे। क्या कहोगे बच्चों? नॉन करंट एसेट कहोगे। क्या कहोगे बच्चों? नॉन करंट एसेट कहोगे। क्या कहोगे बच्चों? नॉन करंट एसेट कहोगे। अब अगली बात बहुत तवज्जो से सुनने वाली है, अगली बात फोकस से सुनने वाली है भाई। मेरे भाई एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट 5 सालों पे फैला है, आपने इसे क्या कह दिया? कैपिटल एक्सपेंस कहा। क्या कहा? है तो खर्चा कैपिटल वाला, यानी नॉन करंट एसेट, यानी क्या बच्चों? अब बहुत तवज्जो से अगली बात सुननी है। चूंकि इसका बेनिफिट 5 सालों तक फैला हुआ है, लिहाजा शुरू में तो इसको आपने नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड किया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे साल एक मुकम्मल हो जाएगा, इसको थोड़ा थोड़ा करके आप क्या करेंगे बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंस में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? दोबारा फिर सुने। आपने एक नॉन करंट एसेट खरीदा। क्या खरीदा बच्चों? प्लांट खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली बच्चों, बिल्डिंग खरीद ली। अब ये खर्चा है। क्या है बच्चों? बहुत फोकस है, बहुत फोकस चाहिए। ये क्या है बच्चों? खर्चा। कौन से वाला? रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल। इसका बेनिफिट कितने सालों तक फैला हुआ? 5 साल। अब आप मुझे खुद बताएं, मैचिंग कॉन्सेप्ट को जहन में लेके आए, मुझे बताएं असूलन। अभी आपका काउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, आप एक आम इंसान हैं। जिस चीज का बेनिफिट 5 सालों में फैला बच्चों, क्या उसे एक साल में एक्सपेंस में लेके आना ज्यादा बेहतर है, या 5 सालों में थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस का पार्ट बनाना रेवेन्यू एक्सपेंस का, वो ज्यादा बेहतर है? जी 5 सालों में। क्यों? ऐसा क्यों कहा आपने? लाइक विद लाइक कंपैरिजन। क्या बच्चों? लाइक विद लाइक कंपैरिजन, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या बच्चों? इसका मतलब यह है नॉन करंट एसेट को हम कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? और थोड़ा थोड़ा करके उससे फिर रेवेन्यू एक्सपेंस में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट करते हैं थ्रू डेप्रिसिएशन। क्या बच्चों? अब ये डेप्रिसिएशन का होता है, मैं समझाता हूं, पहले ये नोट लिखें। शाबाश। आपने टैगिंग की है जी आज? सब पेज नंबर लिखा आपने, लेक्चर नंबर 5 लिखा आपने, फिर आपने टैगिंग की जी, पेज नंबर लिखा आपने, पेज नंबर इतना है जी, लिखें जी। लिखें, हमने नॉन करंट एसेट खरीदा। हमने, बोलो ना, हमने नॉन करंट एसेट खरीदा। हमने नॉन करंट एसेट खरीदा। भाई जो अभी आए हैं, पिछली पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, आप लिखें शाबाश। हमने नॉन करंट एसेट खरीदा। हमने नॉन करंट एसेट परचेज किया या खरीदा। ब्रैकेट ओपन करके लिखें, बिल्डिंग, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, गाड़ी को कहते हैं व्हीकल जी। हमने, बोलो शाबाश, नॉन करंट एसेट खरीदा जी। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, ब्रैकेट बंद कर दें और आगे लिखें, और इसका बेनिफिट 5 सालों तक फैला हुआ है। और इसका बेनिफिट, बोलो शाबाश, और इसका बेनिफिट बोलो 5 सालों तक क्या है बच्चों? फैला हुआ है। लेकिन हम इसे बोलो शाबाश नॉन करंट एसेट, हम इसे बोलो शाबाश नॉन करंट एसेट, हम इसे नॉन करंट एसेट यानी
हम इसे नॉन करंट एसेट यानी कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। यानी बोलो शाबाश, कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। यानी क्या ट्रीट करेंगे बच्चों? कैपिटल एक्सपेंस। और थोड़ा थोड़ा करके, और बच्चों क्या, थोड़ा थोड़ा करके इसे, और थोड़ा थोड़ा करके इसे, और थोड़ा थोड़ा करके इसे रेवेन्यू एक्सपेंस का पार्ट बना देंगे। और थोड़ा थोड़ा करके इसे, बोलो शाबाश, रेवेन्यू एक्सपेंस का क्या कर देंगे बच्चों? पार्ट बना देंगे। जी ठीक है जी। और आगे लिखे जी थ्रू डेप्रीसिएशन। थ्रू क्या बच्चों? डेप्रीसिएशन। थ्रू क्या बच्चों? जी अब मैं, मेरे भाई, डेप्रीसिएशन क्या होती है ये आपको समझाने लगा हूं। क्या समझाने लगा हूं जी? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में मेरे भाई कुछ टेक्निकल बातें आनी है, वो जरा मैं आपको समझाता हूं जी। डेप्रीसिएशन की हेडिंग दे दें बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। जी नोट कर लें जी, ये डेफिनेशन लिखें जी। जी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन नोट कर ली आपने जी? जी बच्चा नोट कर लीजिए डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन आपने। अब नंबरिंग कर दें जी, 1 2 3 4, नंबरिंग कर दें जी, नंबरिंग, शाबाश। जी कर दी ना खटुओ? हाँ ना तो करो जी। इसके बाद कौन सा लेक्चर है जी? टैक्स। फिर छुट्टी, फिर सोना। बस अभी यही वेट हो रहा है कि यार ये बस खत्म हो, फिर सोएं जाके। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आजकल यही है। शेख ऐसे ही है भाई? हैं? ऐसे ही है जी अनस? यही है जी। काम ना तो करके आई, देखना तुम्हें बजाता कैसे अब जी।
सिस्टमैटिक एलोकेशन, पहला टेक्निकल लफ्ज इस डेफिनेशन में क्या है बच्चों? सिस्टमैटिक एलोकेशन। क्या बच्चों? किसको इस बात का इंतजार है कि जल्दी से लेक्चर खत्म हो, उसके बाद मैं घर जाके पढ़ूं खुद? ना कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है क्लास में किसी को ये इंतजार हो कि भाई लेक्चर खत्म हो, घर जाऊं और मैं खुद सेल्फ स्टडी करूं ना, ताकि चीजों पे ग्रिप हो। कोई एक, मैंने कहा हाथ खड़ा कर, तू बाल सेट कर रहा है। मैंने कहा हाथ खड़ा किया कि मैं वो जी कॉस्ट की क्लास लेनी है, फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह के रोजाना का काम रोजाना, तो आज से ही शुरू कर दो ना। जो कॉस्ट का लेक्चर लेना है तो वो भी तो रोज का काम रोज ही करना ना, उसमें भी किस चीज का वेट कर रहे हो कि 15 लेक्चर हो जाए फिर जाना शुरू करूंगा? जी आपने हाथ खड़ा किया जी, घर जाके इंशाल्लाह फिर जो पढ़ाया वो वेट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, जान छूटे जल्दी से। तुम्हारी आज बिस्ती हुई है ना, अगर तुम फील करो तो दोबारा कभी ना हो क्लास में और कभी छुट्टी ना करो और काम करके आओ, ठीक है जी? अच्छा जी, जी मेरे भाई कहता जी इस डेफिनेशन के अंदर ना 4 टेक्निकल लफ्ज हैं। कितने हैं बच्चों? गौर से सुननी है बात। पहला है सिस्टमैटिक एलोकेशन। क्या बच्चों? अभी मैंने आपसे अर्ज की थी ना, मैंने कहा था जी आपने कैसेट खरीदा बच्चों, जिसको इस्तेमाल करना 5 साल ना, तो उसका फिर जो रेवेन्यू एक्सपेंस में जो कन्वर्जन होगी वो भी कितने सालों में होगी? अब उसके लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना है? किस फॉर्मूला को? अपनी मर्जी से नहीं तो यार देखो 100 रुपए का मैं मिसाल दे रहा हूं, 100 रुपीज का एसेट खरीदा तो पहले साल 90 लेके जाते हैं, अगले सालों में 2.5 2.5 2.5 और 2.5, वो या फिर पहले साल 50 ले जाते हैं, फिर अगले साल 25, उससे अगले 2 सालों में 12.5 4, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मेरे भाई। स्टैंडर्ड ने कहा IS 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और नाम नंबर इसका क्या जी? 16। इसने कहा जी कैसे आपने एक्सपेंस में लेके जाना, कैपिटल एक्सपेंस को कैसे थोड़ा थोड़ा करके आपने रेवेन्यू एक्सपेंस का पार्ट बनाना। कहता उसके लिए हम आपको 4 मेथड्स बताएंगे। कितने मेथड्स? हर एक का फॉर्मूला डिफरेंट होगा। क्या होगा? पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सारों को एक एक करके पढ़ेंगे मेरे भाई। दूसरा टेक्निकल लफ्ज है जी डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या लफ्ज बच्चों? इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं। डेप्रिशिएबल अमाउंट को मैं इसकी वजाहत करता हूं, पहले इस पे आ जाएं। ऑफ एन एसेट, इधर किस एसेट की बात हो रही है जी? बताएं शाबाश। टेंजिबल, टेंजिबल नॉन करंट, भाई इस एसेट की बात हो रही है। डन जी, कोई एग्जांपल्स लिखवा दें 2-3। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लैंड पर तो मेरे भाई डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होती, भले लैंड पर तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती नहीं है भाई। और भाई लैंड जो है ना नॉन डेप है, लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। क्या है? लैंड की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, अगर ऐसे नीचे जाकर तुम इसे टच करो तो हो सकता है, ठीक है मेरे भाई, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन लैंड कभी भी डेप्रिशिएट, पढ़ा होगा आपने, ITA में भी पढ़ा होगा, I2B में भी पढ़ा होगा, बिकॉज इट हैज इनडेफिनिट या इनफिनिट। इनफिनिट वाला लफ्ज गलत है। इनफिनिट को जरा उसका मतलब चेक कीजिएगा, उसका मतलब होता है लामहदूद, खत्म ना होने वाला। भाई इनफिनिट का लफ्ज गलत है, इनडेफिनिट का लफ्ज लिखना है। क्या लिखना है? जिसका आसानी से पता ना किया जा सके। इनफिनिट का लफ्ज सही नहीं है मेरे भाई, इनडेफिनिट। क्या बच्चों? इनडेफिनिट सही है जी। लिखो जरा, एक नोट बना लो जरा, कहीं थोड़ा सा जगह छोड़ के आगे करके बनाना है कहीं, जिधर ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं ना, इनके आगे जाके कोई तकरीबन 10-12 लाइन छोड़ के आपने लिखना है। लिखो लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। लैंड इज बोलो ना, बिकॉज इट हैज, बोलो, इट हैज indefinite life, because it has, ओ भाई समझे हो, because it has indefinite life। ओके मेरे भाई, याद रहेगा, लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती जी। इधर आइएगा अब बच्चों, मुझे कोई एग्जांपल बता दें। बिल्डिंग,
कंप्यूटर या कंप्यूटर? सही है बच्चे। फर्नीचर, फर्नीचर, फिक्सचर, चलो बस एक्सेट्रा। ओके बच्चों जी। चौथे पॉइंट पे आ जाएंगे, यूजफुल लाइफ। क्या बच्चों? लाइफ। बच्चों लाइफ दो तरह की होती है। कितनी किस्म की होती है जी? क्या कहा भाई आपने? एक होती है बच्चों एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और दूसरी होती है बच्चों एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। क्या बच्चों? एक होती है बच्चों एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और दूसरी क्या होती है बच्चों? एस्टिमेटेड जी। लाइफ दो तरह की मेरे भाई, एक होती है जी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और एक होती है जी एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। पहले यूजफुल लाइफ समझ लें जी। यूजफुल समझ लें, कहता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ का मतलब है जी, ये डिसाइड कौन करता है जी? मैनेजमेंट। यानी कितने साल एसेट जो है ना बच्चों मैनेजमेंट ने इस्तेमाल करना है। क्या बच्चों? कितने साल मैनेजमेंट ने एसेट को इस्तेमाल करना है, ये कौन डिसाइड करेगा जी? मैनेजमेंट। जिसने ये एसेट खरीदा होगा, जिसने ये एसेट खरीदा होगा। एक तो ये हो गया बच्चों, और दूसरा है बच्चों एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। एसेट को मैन्युफैक्चर करने वाला बताता है। ये कौन बताता है बच्चों? जिसने एसी बनाया होगा। ग्री वाले बताएंगे जी हमारे ख्याल से ये एसी जो है ना 5 साल इस्तेमाल हो सकता है। अब मैनेजमेंट ने 5 साल इस्तेमाल करना, 4 साल करना, 3 साल करना, ये डिसाइड करेंगे। डन मेरे भाई? और भाई बात समझे हो? ये मैन्युफैक्चरर बताता है। कौन बताता है? और ये यूजफुल लाइफ का मतलब क्या जी? ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है जी? बात समझे हैं बच्चों? ये बात समझे हैं बच्चों जी? तो हमने दोनों में से कौन से वाली लाइफ सिलेक्ट करनी है जी? मेरी बात समझे हैं जी? मेरी बात समझे हैं बच्चों? मेरी बात समझे हैं बच्चों? याद रखना, याद रखना, आपने इकोनॉमिक लाइफ सिलेक्ट करनी है या फिर यूजफुल लाइफ? यूजफुल लाइफ सिलेक्ट करनी है। क्या करनी है बच्चों? पेपर में दोनों दी जा सकती हैं। पेपर में बड़े सवालों के अंदर ये पॉइंट आता है, उसने इकोनॉमिक लाइफ भी दी होती है और मैनेजमेंट ने कितना इस्तेमाल करना यूजफुल लाइफ भी दी होती है। तो आपने दोनों में से क्या सिलेक्ट करना है जी? जी। इसके साथ उर्दू में कुछ पॉइंट्स लिख लें। इसके साथ उर्दू में कुछ पॉइंट्स लिख लें। लिखें जी, लिखें जी। नॉर्मली यूजफुल लाइफ, नॉर्मली एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, नॉर्मली कॉमा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, नॉर्मली एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ से कम होती है। नॉर्मली एस्टिमेटेड, बोलो शाबाश, यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ से कम होती है। क्या होती है बच्चों? ठीक है जी, और सही है। अगली बात लिखें। हमने हमेशा एस्टिमेटेड, बोलो शाबाश, हमने हमेशा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लेनी है। हमने हमेशा, बोलो शाबाश, एस्टिमेटेड
यूजफुल लाइफ लेनी है। हमने हमेशा एस्टिमेटेड बोलो यूजफुल लाइफ लेनी है। डन मेरे भाई, डन मेरे भाई। अब आप इधर आएंगे जी बच्चे, बहुत तवज्जो से बात सुनना जी, मैं एग्जांपल देने लगा हूं जी। ये एसी है जी गरीब वालों का, किसका जी? आपने एसी खरीदा और उनसे पूछा यार इसको नॉर्मली आप बताएं आपके ख्याल से कितना की इस्तेमाल हो सकता है। इस्तेमाल होने को तो बच्चे 60 साल इस्तेमाल कर लें, मसला नहीं है, किसी ने रोका थोड़ी है। लेकिन बच्चे जो बिजनेस की नॉर्म है, जिस तरह दूसरी एंटिटीज उस एसेट को इस्तेमाल करती हैं, और सही है बच्चों। देखो होता है नॉर्मल यूजफुल लाइफ, क्या होता है बच्चों? नॉर्मल। हमने उस बेसिस पे डिसीजन करना है। अच्छा, आपने गरीब वालों से पूछा जी, गरीब वालों ने कहा जी एसी कितने, इसने कहा जी 5 साल इस्तेमाल हो सकता है। कितने साल? ये किसने कहा? मैन्युफैक्चरर। भाई बच्चों बात समझे हैं? अच्छा, अब ना बिजनेस ने बात सुनना, अब आपके जहन में आ सकता है सर बिजनेस तो ये भी कह सकता है कि मैंने इस एसी को इस्तेमाल करना 10 साल। बच्चों बिजनेस के ऊपर ना, ये जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, इनके ऊपर ना एक लॉ अप्लाई होता है जिसे कहते हैं जी, अभी आपने कंपनीज लॉ नहीं पढ़ा ना, आप कैफ 7 में जाके पढ़ेंगे, उसका एडवांस लेवल जाके पढ़ेंगे आप, कॉर्पोरेट लॉ, एडवांस कॉर्पोरेट लॉ, सीफैप 2 पे। भाई बिजनेस पे ना कुछ रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। क्या होते हैं? गवर्नेंस, रेगुलेशंस, ये अप्लाई होते हैं। भाई अगर बनाने वाले ने ये कहा 5 साल इस्तेमाल होना है, आप उसे 8-10 साल इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे मसला बन गया, तो बच्चों और उससे नुकसान हो गया लोगों का। क्या हो गया बच्चों? जो वर्कर्स थे उनका नुकसान हो गया। एक प्लांट था, मशीनरी थी, बनाने वाले ने कहा 5-6 साल से ज्यादा इस्तेमाल इसको ना कीजिएगा, 15-20 साल आप इस्तेमाल करते रहे, उससे क्या होगा? वो शॉर्ट सर्किट हुआ, लोगों की डेथ होगी। सही है बच्चों? अब बच्चों उनके के अगेंस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब वेरिफिकेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा ये एक पुराना प्लांट क्या कर रहे थे? इस्तेमाल कर रहे थे। अब उस बिजनेस, उस कंपनी के अगेंस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? हैवी किस्म की पेनल्टी लगेगी। हो सकता है उनका लाइसेंस भी क्या हो जाए बच्चों? कैंसिल हो जाए। ये मेरी बात समझे हैं? इसलिए बच्चों, इसलिए किसी ने रोका नहीं है। मैन्युफैक्चरर ने कहा 5 साल, तो आप उसे 10 साल भी इस्तेमाल कर लो, किसी ने रोका थोड़ी है। लेकिन नॉर्मली बिजनेस, नॉर्मली क्वेश्चन के, प्रैक्टिकली नहीं, क्वेश्चन की हद तक आपने हमेशा यही समझना है, यूजफुल लाइफ जो एस्टिमेटेड है, ये इससे क्या होती है बच्चों? काम होती है। सही है बच्चों? नॉर्मली ऐसा ही होगा क्वेश्चन में। डन मेरे भाई? सही है। बाकी फिर प्रैक्टिकल सिनेरियोस तो बहुत ज्यादा हैं, जब आप इंशाल्लाह आर्टिकल्स में, फॉर्म्स में जाएंगे तो आपको समझ आती रहेगी। बस पेपर की हद तक ये है। अब मेरी बात गौर से सुननी है आपने बच्चों। ये गरीब वालों से एसी लेने गए, आपने इनसे पूछा सर नॉर्मली आपके मुताबिक इसकी लाइफ कितनी है? उन्होंने कहा जी 5 साल आप इस्तेमाल कर लें। कितने साल? ये इकोनॉमिक लाइफ है, ये यूजफुल लाइफ है? ये क्या है, इकोनॉमिक लाइफ है, यूजफुल लाइफ? ये मैन्युफैक्चरर ने बताई। आप एसेट को लेके आगे जी, आपने अपनी टेक्निकल टीम को बुलाया, आपका बिजनेस है, आपने अपनी टेक्निकल टीम को बुलाया, आपने कहा यार ये एसी गरीब वाले तो कह रहे हैं 5 साल इस्तेमाल कर लें, आपके मुताबिक क्या है? उन्होंने, टेक्निकल टीम ने आपको कहा सर नहीं, हम इस एसी को इस्तेमाल करेंगे 3 साल। कितने साल? क्योंकि सर देखें जब ये एसी पुराना हो जाएगा ना, तो सर इस पे रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे भी आएंगे, बिजली का बिल भी पड़ेगा, और सर बिला वजह ना इस पे वो गैस रिफिल करवाना, रिपेयर करवाना, तो तकरीबन बात उधर की उधर आ जानी है, और क्वालिटी भी क्या होगी? कंप्रोमाइज होगी। तो सर हम ना इसकी ना 3 साल इसको इस्तेमाल कर लेंगे। कितने साल? भाई मेरी बात समझे हैं जी? फिर बेच देंगे इस एसी को, क्या करेंगे? और पैसे कुछ डाल के नया एसी ले लेंगे। भाई मेरी बात समझे हो? अब मुझे बताओ, एक लाइफ बताई है आपको गरीब वालों ने, और दूसरी बच्चों आपकी टेक्निकल टीम ने बताई है जिन्होंने एसी खरीदा है। जी बताएं आपने किसको लेना है? और ये कितना है बच्चों? 3 साल। कितने? मेरी बात समझ आई? ये बात समझ आती इधर तक? अगली बात जरा तवज्जो से सुनिएगा, आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, ये भी। अब मैंने गुफ्तगू किस पे करनी है? डेप्रीशिएबल अमाउंट। अब बात जरा गौर से सुननी है, डेप्रीशिएबल अमाउंट। डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब है वो अमाउंट जिसको बेस बनाकर आपने एसेट को क्या करना है? डेप्रीशिएट करना है। ये आपने इस तरह बनाया हुआ ना डेप्रीशिएबल अमाउंट, इसके साथ जरा उर्दू में लिख लीजिएगा, ये वो अमाउंट है लिखे भाई लिखो, ये वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जिसको बेस बनाकर, ये वो अमाउंट है, डेप्रीशिएबल अमाउंट के साथ लिखना है, ये वो अमाउंट है
जिसको बेस बनाकर हमने एसेट को, बोलो शाबाश, डेप्रिशिएट करना है। जिसको बेस बनाकर हमने एसेट को क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है। जिसको बेस बनाकर हमने एसेट को क्या करना है बच्चों? जी बात समझ आती सर? बात समझ आती है सर जी? बात समझ आती सर? अच्छा जी, आप मेरे मासूम दोस्तों मेरी बात का जवाब देना जी। इधर देखिएगा, इसका फॉर्मूला है बच्चों कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। कॉस्ट माइनस, अब ये रेसिडुअल वैल्यू क्या होती है मैं समझाता हूं जरा। कॉस्ट क्या होती है इसको भी समझना पड़ेगा। इसमें तो मेरा ख्याल है हमारा तकरीबन एक लेक्चर लग जाएगा शायद। कॉस्ट को समझाने में ना अच्छा खासा टाइम लगेगा, एक नहीं तो 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। ये समझेंगे इंशाल्लाह। अब जरा इधर देखें जी, कॉस्ट, फिलहाल सिर्फ कॉस्ट को अब ये समझ लें आपने जितने का एसी खरीदा। वैसे ये सही बात नहीं है, वैसे ये सही बात नहीं है। जितने का एसेट आपने खरीदा, मैंने कहा जी वो आपकी कॉस्ट है। सिर्फ कॉस्ट में ये नहीं होता, कॉस्ट में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इतना डिटेल डिस्कस करेंगे। कहता है आपने एसेट खरीदा बच्चों कितने का? ₹100 का। कितने का बच्चों? माइनस रेसिडुअल वैल्यू। ये किस बला का नाम है? रेसिडुअल वैल्यू उस वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। कहता जी रेसिडुअल वैल्यू उस वैल्यू को कहते हैं आज खड़े होके आपने क्या लगाया बच्चों? एस्टीमेट। क्या लगाया बच्चों? एस्टीमेट। आज खड़े होके आपने क्या लगाया बच्चों? कि भाई जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा, तो अपनी लाइफ पूरी करने के बाद मार्केट में ये कितने का बिक जाएगा। आज खड़े होके आपने एक एस्टीमेट लगाया। हमने क्या डिसाइड किया था? लाइफ कितनी है एसेट की? यूजफुल 3 साल। 3 साल जब एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा तो ये मार्केट में कितने का बिक जाएगा। इसे क्या कहते हैं बच्चों? रेसिडुअल वैल्यू। इसे क्या कहते हैं बच्चों? रेसिडुअल वैल्यू। उर्दू में लिखें बच्चों, पहले फॉर्मूला लिखें, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू। जी लिख लिया मेरे भाई? अब ना रेसिडुअल वैल्यू में लिख लें ₹10। क्या लिखें बच्चों? तो बताएं डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी बनी? जी बोलें शाबाश। कोई मुश्किल बात नहीं है, 100 में से 10 माइनस करने 90 आता है आजकल। जी 90 आ गया। क्या आ गया बच्चों? 90। अब रेसिडुअल वैल्यू की हेडिंग दे दें। रेसिडुअल वैल्यू की हेडिंग दे दो ना। सम बुक मनोमियन। जी बच्चों, रेसिडुअल वैल्यू की हेडिंग देके आगे लिखें जी, आज खड़े होकर एस्टीमेट लगाना। आज खड़े होके, अच्छा खड़े होकर ये मतलब नहीं बैठे बैठे भी एस्टीमेट लगाया जा सकता है। मतलब कि आज एक एस्टीमेट लगाना ना, लेट के एस्टीमेट लगा लो भाई, जो पसंदीदा मशगला आपका सोना। जी बच्चों, नहीं बहरहाल सोते हुए नहीं एस्टीमेट लगाना, ठीक है? वो तो एस्टीमेट फिर कुछ और ही लग जाएगा। जी आज खड़े होके एस्टीमेट लगाना कि जब एसेट अपनी यूजफुल लाइफ पूरी कर लेगा। लफ्ज़ों पे गौर नहीं कर रहे आप, मेरा ख्याल है लफ्ज़ों पे गौर नहीं ना कर रहे कि आपने नोट किया मैंने लफ्ज़ क्या बोला है? जब एसेट, हाँ, जब एसेट अपनी यूजफुल लाइफ जिस दिन पूरी करेगा उस दिन आपने एक्सपेक्टेशन लगानी है। अपनी मर्जी से साल के बाद नहीं, वैसे साल के बाद भी लगाई जा सकती है। साल के बाद एसेट कितने का बिकेगा? 2 साल के बाद भी लगाई जा सकती है, 3 साल के बाद भी लगाई जा सकती है, 4 साल के बाद भी आज खड़े होकर एस्टीमेट लगाया जा सकता है। लेकिन उनको रेसिडुअल वैल्यू नहीं कहेंगे। रेसिडुअल वैल्यू किसको कहेंगे? आपने पूरा होने के बाद, इस तरह कह लो कि आज खड़े होके आपने देखना कि 3 साल हमारी यूजफुल लाइफ है। उस वक्त अगर 3 साल आज गुजर जाएं, मतलब आज खड़े होके एस्टीमेट लगाना कि अगर 3 साल गुजर जाएं, ये फ्यूचर की बात हो रही है
फ्यूचर की बात हो रही है ना बच्चों, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर की बात हो रही है। विल बी, सही है बच्चों, गुजर जाएं तो ये एसेट मार्केट में कितने का बिकेगा, इसे क्या बोलते हैं? मेरी बात समझे हो? मैंने ईयर्स की, साल के बाद भी एस्टीमेट लगा लें, यानी आज खड़े होके 1 साल के बाद वाला एस्टीमेट, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल है एस्टीमेट, लेकिन इसको रेजिडुअल वैल्यू, वजह बताओ, वजह बताओ, वजह बताओ। क्यों नहीं चेंज होती रहेगी? क्योंकि यूजफुल लाइफ वाले दिन जो एस्टीमेट लगाएंगे उसको रेजिडुअल वैल्यू कहेंगे। मेरी बात समझे हो? वो 3 साल है। क्या है चांद जी? ये बात जहन में रखनी है जी बच्चों। आज खड़े होके एस्टीमेट लगाएं कि जब ये एसेट अपनी लाइफ पूरी कर लेगा तो मार्केट में कितने का, एक लफ्ज बताऊं आपको, मार्केट में ये एसेट कितने का सेल स्लैश डिस्पोज होगा। आहा हा हा, सेल स्लैश डिस्पोज होगा, बिकेगा। आज आपकी डिक्शनरी में एक नया लफ्ज ऐड हो गया। सही है सर? दिमाग में डिक्शनरी है ना, उसमें क्या हो गया मेरे भाई, एक लफ्ज ऐड हो गया और पता नहीं डिलीट कितने हुए जी। चलो जी, मेरी बात समझे बच्चों? मेरी बात समझे हैं मेरे भाई? मेरी बात समझे हैं? अच्छा जी, अगली बात लिखें, इसी के आगे, इसी के आगे आगे लिखें। हमने रेजिडुअल वैल्यू निकालते हुए, अगली लाइन में लिखना है आपने, रजिस्टर की इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी कि खत्म हो जाएगा जी। हमने रेजिडुअल वैल्यू निकालते हुए, हमने रेजिडुअल वैल्यू निकालते हुए, हमने रेजिडुअल वैल्यू निकालते हुए वो खर्चा, हमने रेजिडुअल वैल्यू निकालते हुए वो खर्चा जो एसेट को बेचने में इनकर्ड होना, हमने एसेट की रेजिडुअल वैल्यू निकालते हुए वो खर्चा जो एसेट को बेचने में इनकर्ड होना, उसे एस्टिमेटेड सेल प्राइस में से माइनस कर देना है। उसे, या इस तरह लिखें, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस काट के लिखें, उसे सेल प्रोसीड्स में से माइनस कर देना है। उसे सेल्स प्रोसीड्स में से, बोलो शाबाश, उसे सेल प्रोसीड्स में से, बोलो, माइनस कर देना है। उसे सेल प्रोसीड्स में से, बोलो शाबाश, माइनस कर देना है। सही है जी? सही है जी? और डन है जी। आप बच्चे बहुत तवज्जो से बात सुन लेंगे, अगली बहुत फोकस से बात सुन लेंगे। अगली एग्जाम्पल लिखें जी, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखें, इसी के नीचे एग्जाम्पल नोट कर लें रेजिडुअल वैल्यू की, हेडिंग दे जी एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल वैल्यू। लिखें जी एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल वैल्यू जी, लिखें जी, लिखें जी। एसेट अपनी लाइफ पूरी होने के बाद 12 रुपए का सेल हो जाएगा। एसेट अपनी लाइफ पूरी होने के बाद 12 रुपए का, बोलो, सेल हो जाएगा। एसेट अपनी लाइफ पूरी होने के बाद 12 रुपए का, बोलो, सेल हो जाएगा। एसेट अपनी लाइफ पूरी होने के बाद 12 रुपए का सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन इसको सेल करने में 2 रुपए का खर्चा भी होगा। लेकिन इसे सेल करने में 2 रुपए का खर्चा, बोलो शाबाश, भी होगा। रिक्वायरमेंट क्या है जी? रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रेजिडुअल वैल्यू? व्हाट इज द, बताएं बच्चों, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी?
14। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन जी, छा छू गए हैं माशाल्लाह, छा गए हैं जी, छा गए हैं। बस क्लैपिंग नहीं मैं करवा रहा आज। 14 जी, 14 है। 12 रुपए में से खर्चे को माइनस करें तो 2 रुपए ऐड होते हैं जी। वेल डन, छा गए हैं माशाल्लाह। और 12 रुपए में 12 रुपए का एसेट बिकेगा, और सही है ना, 2 रुपए इस पे खर्चा होगा तो भाई 10 आएंगे 14 आएंगे। अब दिल जो करे 2 को ऐड करो लेस करो, सारा खू खाते जी। इतने जो नोट्स बनवाए ना आधे सफे के, वो सारे खू खाते जी। बच्चों बताएं जी, 14 जवाब है, 12 जवाब है या 10 जवाब है? 10 जवाब है। क्या है बच्चों? और 10 बच्चों, 10। ठीक है जी, लिखो 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 इधर लिखो जी। रेसिडुअल वैल्यू 12 माइनस 2 कितना आया बच्चों जी? डन जी। और डन है बच्चों, डन है बच्चों। रेसिडुअल वैल्यू समझ आया बच्चों जी। रेसिडुअल वैल्यू के 2 और नाम भी हैं, स्क्रैप वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू। आगे अगली लाइन में लिखें, स्क्रैप वैल्यू एंड सेल्वेज वैल्यू, एंड SALVAGE and salvage value are the alternative names of रेसिडुअल वैल्यू। ओके मेरे भाई? ओए ओके है बच्चों? ये बात समझ आती है मेरे भाई? ये बात समझ आती है सर जी? अब आपको जो लिखवाया जरा 1-2 मिनट में पढ़ लें इसको अच्छी तरह, ताकि हजम हो जाए। घर में जाके आपको पढ़ने का टाइम तो मिलेगा नहीं ना, आप तो मसरूफ लोग हैं, और भी माशाल्लाह आपकी मसरूफियत है, इतनी मसरूफियत है भाई आजकल के दौर में, आपकी पढ़ने का टाइम कहाँ मिलेगा आपको? देखो पढ़ के कोई समझ तो नहीं आ गया कि मसला ही ना बन जाए ना घर जाके, हैं? भाई जो कहते हैं ना बच्चे बेड रेस्ट, तो बेड का भी ख्याल करो, उसे भी रेस्ट चाहिए। उसका क्या कसूर है यार बेचारे का? भाई उसका भी तो देखो ना, उसका भी थोड़ा ख्याल करो ना, उस बेचारे को भी तो रेस्ट चाहिए। एक आप माशाल्लाह, एक वैसे आप, और ऊपर से आपकी जिसामत माशाल्लाह, उस बेचारे का क्या कसूर है यार? वो समझे हो, इतना बोझ उस पर डालो जितना वो बर्दाश्त कर सके। नहीं समझे मेरी बात जी? नहीं समझे बात आप जी मेरे भाई? सर जी, तो मैंने भी थोड़ा सा इग्नोर ही किया ना। अच्छा चले नहीं चले, बस चुप चुप चुप। उसने कहना नहीं आ रही, वो काम नहीं जब करके आएगा तो उसकी भी इंशाल्लाह बेइज्जती होगी जी। हैं? अच्छा चलें नहीं चलें। अच्छा बच्चों सुनो सुनो, जो काम नहीं करके आएगा उसके साथ उसकी होगी ना, फिर थोड़ी थोड़ी तो होनी चाहिए ना। फयाज भाई क्या ख्याल है, आप मशवरा दें। होनी चाहिए ना हल्की हल्की बेइज्जती, मीठी 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 होनी चाहिए। क्या ख्याल है? अच्छा जी मेरे भाई, अब आपने पढ़ लिया, अब मैं आपसे ना मासूमाना सवाल पूछना चाहता हूं, आगे नहीं मैंने जाना जब तक तसल्ली ना हो जाए। शेख जरा गौर से जवाब देना। मेरी स्टिक किधर है यार, वो जरा पकड़ू ना, फिर सही जवाब आप। मेरे भाई फायदा नहीं है ना ऐसे भागने का जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। बहुत तवज्जो, यही छोटी छोटी चीजें ना जो भाई आप अल्लाह सर इस पर टाइम, यही मेरे भाई बड़े सवालों में आनी है। बड़े सवालों में 10 12 15 16 17 18 नंबर के सवालों में छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स आनी है। उधर बच्चे फिर गोंगलों की तरह देख रहे होते हैं करना क्या है जी। कॉन्सेप्ट सब क्लियर होंगे तो बड़े सवाल खुद इंशाल्लाह आसान लगेंगे जी। मेरा मासूमाना सवाल मेरे भाई, डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया, कॉस्ट माइनस। पहला मासूमाना सवाल, पहला मासूमाना सवाल, मेरे पास बैठा जवाब ना गलत दी जी। पहला मासूमाना सवाल, क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट, क्या या इस तरह, क्या कॉस्ट डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर हो सकती है? फिर दोबारा सुने, अभी कुछ लोगों के तो दिमाग में गए ना, पता नहीं सोच क्या रहे हैं कि आज की स्ट्रीक अभी बेचने वाली पेंडिंग है। सही है जी, आज ये इतना उसको 2 दफा भेजनी, उसको 4 दफा, उसको 1 दफा पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। छोड़ो इन सब बातों को छोड़ो, सब बातों को छोड़ो। क्या कॉस्ट डेप्रिशिएबल अमाउंट, वो हंस रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है ना दाल में।
कर कर एक्सप्लेन कर, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कॉस्ट डेप्रिशिएबल अमाउंट के बराबर हो सकती है? कब कब कब? वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, जब रेजिडुअल वैल्यू, इस बात को लिख लें आप ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। लिख लो लिखो लिखो लिखो, कोई बात छोटी नहीं है लेक्चर में, कोई भी बात छोटी, सारी बातें अहम हैं। क्या है बच्चों? अच्छा एक बात बता दूं, जो बातें अहम हैं वो मैंने आपको लिखवा दी हैं। अब इंसानों की तरह पूरे लेक्चर की समरी आपके पास बनी हुई है ऑलरेडी। मेरे मासूम दोस्तों इसको घर जाकर रिवाइज कर लेना, इंशाल्लाह आपका पूरा लेक्चर क्या हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में क्या हो जाएगा मेरे चांद, रिवाइज हो जाएगा। यार इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो अल्लाह की तरफ से ही है ना। फिर एक क्या है बच्चों, आपकी प्लानिंग, और एक क्या है, अल्लाह की प्लानिंग, और होता वही है जो, हाँ जी, अल्लाह को मंजूर होता है। तो नहीं पढ़ोगे तो फिर यही मंजूर है ना, तबाह दे। जी मेरे भाई तालियां मारना फिर IQM में जाके। जी चलो भाई चलो। जी मेरे भाई क्या मैंने कहा जी? लिखो जी लिखो लिखो, कॉस्ट वुड बी इक्वल टू डेप्रिशिएबल अमाउंट। इसे लिखो रूल्स, क्या लिखो, रूल्स की हेडिंग बनाओ। ओ भाई हमने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन सीख ली ना, अब इसके रूल्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं बच्चों? रूल्स लिखो। पहला उसूल बच्चों, पहली बात, कॉस्ट वुड बी इक्वल टू द डेप्रिशिएबल अमाउंट when there is no residual value in the सवाल। अच्छा अगर सैलवेज वैल्यू आ जाए तो भाई वो भी तो यही है ना जी। कहता जी कॉस्ट वुड बी इक्वल टू एप्रिशिएबल अमाउंट व्हेन देयर इज नो रेजिडुअल वैल्यू इन द सवाल। अब ये मेरे से कोई ना पूछे, या आप में से कोई ना गोंगलूपन का मुजाहरा करता है बच्चा, सर जी अगर सैलवेज वैल्यू आ गया तो फिर भी क्या यही असूल रहेगा? अब ये पूछने वाली बात है, मुझे बताओ। इसलिए मैंने लिखवा भी दी, अल्टरनेटिव नेम है बच्चों उसके दो। जी अगली बात, अब पहले सवाल आपसे पूछूंगा, फिर आपने ही जवाब देना, फिर असूल लिख लेंगे। बच्चों बताओ जरा, क्या कॉस्ट डेप्रिशिएबल अमाउंट, कॉस्ट वर्सेस डेप्रिशिएबल अमाउंट, क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट से ज्यादा हो सकती है? क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट से ज्यादा हो सकती है? यह है डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या बच्चों? कॉस्ट में से कुछ निकलेगा तो बच्चों, क्या ख्याल है? मेरी बात समझे हो? चलो नहीं हो सकती ना बच्चों, लिखो जी ये वाला असूल उर्दू में लिख लो, वो जिस तरह मैसेज पे उर्दू में लिखते वही वाली उर्दू लिख लो जी। लिखो जी, डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट के इक्वल तो हो सकती है, ये पहले वाला असूल बता दिया ना। अब इस अगली बात, अब डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट के इक्वल तो हो सकती है, लेकिन क्या, लेकिन के लेकिन 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 कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या ख्याल है बच्चों? ओ ख्याल ठीक है, नेक है ना जी, रोजे चल रहे हैं अब तो ख्याल करो जी। मेरी बात समझे हो? ब्रैकेट ओपन करके लिख लें, हां हां कॉस्ट से कम तो हो ही सकती है, कॉस्ट से कम तो हो सकती है ना डेप्रिशिएबल अमाउंट। हां हाँ बल्कि इस तरह करके लिख लो, डी डॉट ए डेप्रिशिएबल अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में। हाँ डी डॉट ए यानी डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉस्ट से कम, कम बोलो शाबाश, जब क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू हो। जब क्वेश्चन में, क्या ख्याल है बच्चों? क्या ख्याल है मेरे भाई? सही है सर जी। जी चलें जी, क्वेश्चन लिखवाने लगा हूं, जवाब आपने देना जी। लिखें जी, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डेटा लिखें जी एग्जाम्पल का। डेप्रिशिएबल अमाउंट इज, डेप्रिशिएबल अमाउंट इज 35,000। डेप्रिशिएबल अमाउंट इज कितना बच्चों? कॉस्ट इज, कॉस्ट ऑफ एसेट इज
42,000. Cost of asset is 42,000. जी, what is the residual value? 7,000. ऐसे ना करो, फॉर्मूला लिखो जी. What is the residual value? जी 7,000, मुझे पता है 7,000 सही बताया, फॉर्मूला लिख के बताओ. शाबाश. डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू. जी फॉर्मूला लिख के इक्वेशन बना के बताओ. जल्दी करो, जल्दी करो. शाबाश. हैं जी 7,000. क्या जी, बात समझ आती है जी? ये बात समझ आ गई जी? डन है. अच्छा जी, नेक्स्ट. शाबाश, सही लिखा आपने. अगली एग्जांपल जी, एग्जांपल नंबर 2 नोट करें जी. जल्दी करें, जल्दी. एग्जांपल नंबर 2 नोट करें जी. जी कॉस्ट ऑफ एसेट है बच्चों 60. कितनी बच्चों? रेसिडुअल वैल्यू है बच्चों 4,000. रेसिडुअल वैल्यू कितनी है जी? डेप्रिशिएबल अमाउंट बताओ जी. 64,000 ना? हाँ जी, ये तो अक्ल करो, खुद खुद देखो, कभी डेप्रिशिएबल अमाउंट ज्यादा हो सकती है भला? अगर रेसिडुअल वैल्यू ना होती तो 60,000 हो जाती. ये तो माइनस नहीं होना. डेप्रिशिएबल अमाउंट बराबर है कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू. तो कितना आया जवाब बच्चे? 56,000. एग्जाम्पल 3 नोट करो, जल्दी करो. शाबाश, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो. शाबाश. जिन बातों को आप कहते हैं ना ये छोटी छोटी बातें, यही बातें जब आप बड़े हो जाएंगे तो बड़ी हो जाएंगी. यही छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं फिर. जी क्या कहा मोहतरम? क्या? तूफान का सबब बनेंगे. अल्लाह अल्लाह खैर करे जी. शुभ शुभ बोलो जी. एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों, डेप्रिशिएबल अमाउंट है बच्चों 46,000. डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है जी? और रेसिडुअल वैल्यू है जी 9,000. क्या बच्चों बताएं जी कॉस्ट कितनी है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट? डेप्रिशिएबल अमाउंट 46,000 है जी, और बच्चों रेसिडुअल वैल्यू है जी 9,000. जी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट? 50. ओके बच्चों, डन है सर? डन. एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो. जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो. लिखो जी. कॉस्ट ऑफ एसेट है बच्चों 65,000. क्या बच्चों? कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है बच्चों? रेसिडुअल वैल्यू इज नील. रेसिडुअल वैल्यू इज नील. बताएं जी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? चलें एग्जाम्पल 5 लिखें जी. एग्जाम्पल नंबर 5 लिखें जी. कॉस्ट ऑफ एन एसेट है, देखी जाएगी आज, जरा जरा अमाउंट बड़ी करते हैं आज, देखी जाएगी. 90,000 करो जी. कॉस्ट ऑफ एन एसेट कितनी है जी? आगे लिखो जी, लिखो जी. एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ. लिखो 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 लिखो. एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ सेल प्रोसीड्स वुड बी 10,000. एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ सेल प्रोसीड्स वुड बी, बोलो शाबाश, सेल प्रोसीड्स वुड बी 10,000. while cost of disposal is 2,000. ये नहीं लिखना. while cost of disposal is 2,500. while cost of disposal is, disposal का मतलब है बेचने का खर्चा. while cost of disposal is कितना बच्चों? 25,000. जी बताना है आपने जी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है. व्हाट इज द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट? व्हाट इज द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट? आहा हा, रोला पै गया.
सेल प्रोसीड्स हैं 10,000 और मेरे भाई एंड सेल प्रोसीड का मतलब इतने का एसेट बिकेगा, एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब है जी, या कॉस्ट टू सेल भी लिख सकते हैं, इस चीज को बेचने का खर्चा। ये है जी 20 कितना लिखा है 2500। कहता व्हाट इज द बोलो शाबाश 2500 बोला है बेटा जी। भाई शेर भाई ये बोर्ड की पिक्स ले लें आप साथ साथ यार, क्या मैंने उस दिन भी समझाया अभी आपको, क्या भला कि यार बोर्ड की पिक्स साथ साथ लगानी कैसे आएगी फिर बताओ। अभी 2 दिन हुए यार, एक बात कही अभी शुरू से ये हाल है तो फिर आगे क्या बनेगा जी। रेजिडुअल वैल्यू कैसे आएगी जी, रेजिडुअल वैल्यू कैसे आएगी भाई, देखो ना जो मेरे चांद बात कही है उसको पूरा करो ना यार जी। रेजिडुअल वैल्यू कैसे आएगी जी 10,000 क्या बच्चों, माइनस कितना बच्चों बताओ, ये कितना है जी जी, ये आया जी रुपीस कितना बच्चों, ये कितना था, कॉस्ट कितनी थी जी, माइनस कितना बच्चों, ये वर्किंग 1 कर लो, इससे क्या करो बच्चों वर्किंग 1। बताओ जी कितना डेप्रिशिएबल अमाउंट, डन जी, डन है बच्चों, डन सर। चलें इसको अब आपने घर से इन सारी एग्जांपल्स को एक नजर देख के आना है, जो पढ़ाया आज सारा आप देख के आएंगे। डन बच्चों, डन जी। चलें जी इजाजत दीजिए बच्चों, भाग जाओ, सर की क्लास स्टार्ट हो गई है, भाग जो अल्लाह हाफिज।